बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए हमें उसको एक ख़ास मकदार के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? असल के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी एंजाइम के जो ऊपर सबस्ट्रेट काम करेगा, सबस्ट्रेट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं मौजूद हैं, उन केमिकल बॉन्ड्स को डीस्टेबलाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, उसके ऊपर आके लगना है सबस्ट्रेट ने। अब सबस्ट्रेट को हमने एंजाइम ने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। तो सबस्ट्रेट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे जिसने जोड़ा हुआ है, उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डीस्टेबलाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम है ये उसको क्या करते हैं? कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। क्यों कम कर देते हैं? इसको हम पढ़ने लगे हैं क्योंकि एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट को एक ख़ास ओरिएंटेशन के अंदर, एक ख़ास तरतीब के अंदर उसको रिएक्टेंट्स को लेके आते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स को एक ख़ास मकदार के अंदर लेके आते हैं। या दूसरा ये होता है कि एंजाइम जो है ना, रिएक्टेंट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड हैं उनके ऊपर दबाव डालते हैं। एक ख़ास मकदार के अंदर लेके आएंगे रिएक्टेंट को, फिर रिएक्टेंट जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी लो हो जाएगी। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यही होती है ना, केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब एंजाइम उसको बिल्कुल करीब लेके आएंगे तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्टेंट्स के अंदर जो उनके बॉन्ड हैं, केमिकल बॉन्ड हैं, उन केमिकल बॉन्ड के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे, स्ट्रेस देंगे। जब स्ट्रेस आएगी तो तब भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? वो थोड़ी लगेगी। ये एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं। अच्छा, और इस तरह ये उसने बताया एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी थोड़ी लगेगी, जिसका रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन बड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा दूसरों की निस्बत में। क्या होगा? फास्ट। ये एक रिएक्शन रह जाए, ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर ये देखें, ये पहले एंजाइम के बगैर जो रिएक्टेंट से वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखें ये बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब जब हमने एंजाइम अंदर इंटर कर दिया है, एंजाइम ने एनर्जी दी है, एनर्जी फॉर एक्टिवेशन विद एंजाइम, तो ये एनर्जी क्या हो रही है? ये कम हो गई है बहुत थोड़ी। मतलब है क्यों? एंजाइम फैसिलिटेट करेगा, रिएक्टेंट्स को करीब लेके आएगा और उनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड हैं उनको क्या कर देगा? डीस्टेबलाइज कर देगा, तोड़ेगा थोड़ा बहुत। इस वजह से केमिकल रिएक्शन तेज़ होगा और जल्दी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एंजाइम है, जो एंजाइम की मौजूदगी है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके जो प्रोडक्ट आगे बनने हैं उसको मुतासर नहीं करती। जैसा कि सुक्रोज है, अगर सुक्रोज टूटेगा तो उसमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। आप लोग पता है ना, सुक्रोज टूटता है तो क्या बनते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। अब सुक्रोज जब भी टूटेगा, चाहे आप उसे एंजाइम की मदद से तोड़ें या वैसे ही तोड़ दें जैसे टूट जाए केमिकल रिएक्शन के अंदर, उससे बनना यही है। मतलब है एंजाइम के लगने से जो प्रोडक्ट है वो तब्दील नहीं होता। सुक्रोज ने देना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, चाहे एंजाइम हो या ना हो, वो क्या करेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। फिर एंजाइम का फ़ायदा क्या है? एंजाइम का सिर्फ यही फ़ायदा है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, बहुत तेज़ी के साथ करवाता है। बस यही फ़ायदा एंजाइम का। अच्छा, दूसरी बात है कि एंजाइम जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं? एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स उसकी स्पेसिफिक जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम उसके ऊपर आके लगती हैं और क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम आएगा, साथ सबस्ट्रेट आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब जो सबस्ट्रेट आया है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर लगेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट्स को तोड़ देगी, उस सबस्ट्रेट को क्या कर देगी? तोड़ देगी। जब सबस्ट्रेट टूटेगा तो यही सबस्ट्रेट बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखते हैं? हम अपनी उसके अंदर लिखते हैं, कैटालाइटिक साइट एक्टिवेट होती है, हम इसके अंदर लिखते हैं E+S, E एंजाइम, S सबस्ट्रेट, ES कम्प्लेक्स बनेगा और फिर E एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बन गया है। मतलब जो सबस्ट्रेट आया था वो टूट के किस में तब्दील हो जाएगा? प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। अच्छा, ये इसके अंदर बता रहा है कि जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम की एक बाइंडिंग साइट होती है, हमने पढ़ा था, और दूसरी कैटालाइटिक साइट होती है। जो बाइंडिंग साइट होती है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम की बाइंडिंग साइट के ऊपर आके लगेगा
तो कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाएगी। कैटालिटिक साइट के अंदर स्ट्रेस आएगी, वो स्ट्रेस जो है ना सबस्ट्रेट को तब्दील कर देगी किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देगी। ये सिंपली है और इसके अंदर कोई ख़ास नहीं है। बस बात एक्टिवेशन एनर्जी की है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्ड हो जाएगी। जब भी इंजाइम काम करेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जो केमिकल रिएक्शन चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी ले रहा था इंजाइम की मौजूदगी में, वो केमिकल रिएक्शन थोड़ी एनर्जी लेगा, वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब कहते हैं कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, फोटोसिंथेसिस खुराक का बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम बनाते हैं, इन सारों के अंदर इंजाइम एक्ट करते हैं प्रोसेस के अंदर, और इंजाइम एक ख़ास सीक्वेंस के साथ एक्ट करते हैं। जो बड़ी चीज़ होती है उसको तोड़ने के लिए इंजाइम और होता है, जब उस बड़ी चीज़ के फिर छोटी छोटी चीज़ें बन जाती हैं, फिर उन छोटी चीज़ों को तोड़ने वाला फिर इंजाइम और होता है। मतलब एक इंजाइम का जो प्रोडक्ट होगा दूसरे इंजाइम के लिए वो सबस्ट्रेट बन जाएगा, दूसरा एंजाइम आकर उस पर एक्ट करेगा और दूसरा एंजाइम फिर उसको तोड़ देगा, उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, तीसरे एंजाइम के लिए फिर वो सबस्ट्रेट बन जाएगा। इस तरह यानी बिल्कुल रिफाइनिंग, ये खुराक हमारे जो बड़े बड़े बोलस होते हैं, बड़े एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करते हैं और फिर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के अंदर तब्दील कर देते हैं ताकि हमारे आंतों के अंदर क्या हो जाए, जज़ब हो जाए। तो एंजाइम एक सिस्टमेटिकली और बड़े पाथवे के अंदर कट करते हैं सारे के सारे। वो कहते हैं द सक्सेसिव एंजाइम कंट्रोलिंग दीज स्टेप्स आर प्रेजेंट टुगेदर। सक्सेसिव एंजाइम एक के बाद दूसरे आने वाले एंजाइम, पहले एक अमल करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, ये सारे के सारे इन स्टेप्स को क्या कहते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। The product from one enzyme catalysis serve as substrate for the next enzyme। समझ लगी, पहले बताइए, एक एंजाइम एक सब चीज़ को तोड़ रहा है, उसके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और यही प्रोडक्ट आगे वाले के लिए सबस्ट्रेट, आगे वाला दूसरा एंजाइम बैठा है वो इसको सबस्ट्रेट के तौर पे लेगा, फिर इसके मजीद प्रोडक्ट बना देगा। समझ लगी, यानी चीज़ टूटती जा रही है, इसकी डिशन हो रही है। अब है मॉडल फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ये दो मॉडल हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल 1894 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था इमिल फिशर, इसने प्रपोज किया था। इसने कहा था कि एक ख़ास ताले को खोलने के लिए एक ख़ास चाबी होती है, दूसरी चाबी उस ताले को खोल नहीं सकती। इसका मतलब ये था कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, बस कोई दूसरा सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके लग नहीं सकता। अच्छा, ये पुरानी थ्योरी थी, ये 1894 की थी, अब ये लागू नहीं है, अब ये तब्दील हो चुका है। पहले के अंदर ये था, पहले के अंदर ये थ्योरी बता रहा हूँ, ये इमिल फिशर की पहले वाली थ्योरी थी, जिसके अंदर वो ये कहता था कि इनकी जो एंजाइम की कैटालिटिक साइट होती है, जो एक्टिव साइट होती है, वो रिजिड होती है, वो सख्त होती है, ये तब्दील नहीं होती। ये किसने कहा था, इमिल फिशर ने कहा था 1894 के अंदर। फिर 1900 कुछ के अंदर आप भी देखें इंड्यूस फिट मॉडल आ गया, जिसके अंदर डेनियल कुशनैन था 1958 के अंदर। उसने कहा था नहीं, एंजाइम की एक्टिव साइड रिजिड नहीं होती बल्कि ये फ्लेक्सिबल है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ी बहुत हिलती रहती है, अपने आप को तब्दील करती रहती है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल की मिसाल जो है ना जुराबों से लेते हैं, कहते हैं जैसे पाँव के लिए ख़ास जुराब नहीं होती बल्कि पाँव के अंदर आप छोटी बड़ी थोड़ी सी जुराब पहनेंगे, साफ पहनेंगे, वो पाँव के मुताबिक फिट हो जाती है। तो वो कहता है कि असल के अंदर जो एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइट होती है, जब सबस्ट्रेट आता है ना उसके मुताबिक वो तब्दील हो जाती है, थोड़ी बहुत क्या हो जाती है। इसका मतलब है एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती। इंड्यूस्ड फिट कहता है एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, बल्कि लॉक एंड की कहता है एक्टिव साइट रिजिड है। ये मेन फ़र्क है। अब ज़्यादा मॉडल यही इस्तेमाल हो रहा है डेनियल को। इसके कहता है कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन होता है बाइंडिंग के साइट के साथ, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियाँ ले आता है। मेन एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर तब्दीलियाँ ले आता है कि थोड़ी बहुत क्या होती है, वो तब्दील हो जाती है। These changes enable the enzyme to perform its catalytic activity more efficiently। यानी इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक, जब उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। तो इसके अंदर ये होता है। ये मॉडल कहता है कि एंजाइम एक्टिव साइट वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जाती है और एंजाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंजाइम एक्शन से पहले भी बाद के अंदर भी, यानी इसके अंदर थोड़ी बहुत क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये इंड्यूस्ड लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक आप पढ़ेंगे, ये एक सबस्ट्रेट है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा था, एंजाइम की एक्टिव साइट बिल्कुल वैसी थी, ये नज़र आ रही है, देखें ये लग गया है, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो गया है, समझ आ रही है। ये लॉक एंड की मॉडल यानी एक ख़ास सबस्ट्रेट
ख़ास इंजाइम के लिए आया है। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक आप देखेंगे कि ये इंजाइम की ये एक्टिव साइट थी इंजाइम की, मगर ये इंजाइम थोड़ा बहुत अब सबस्ट्रेट की क्या है, ये वाली ये नोक ब्रीक है, इधर ये कट है लगा हुआ। अब सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट के मुताबिक नहीं है, तो इंजाइम क्या हो गया, उसने अपने अंदर कट बना लिया है खुद ब खुद, ये मतलब इंड्यूस कर लिया अपने आप को। तो ये चेंजेस इंड्यूस्ड इन इंजाइम स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली आ गई, अब आके ये सबस्ट्रेट लग गया है और प्रोडक्ट में तब्दील हुआ है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये सबस्ट्रेट इसमें ना तो फिट हो सकता है और ना ही प्रोडक्ट में तब्दील हो सकता है। ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल।